ज्ञान प्रकाश जी, आज चूंकि 4 PM के प्लेटफॉर्म पर आप पहली बार आए हैं, हम अपने दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। लेकिन जो बात आज कही है रघुराम राजन ने, उसमें उन्होंने एक बात और जोड़ी है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक उपभोक्ता ही नहीं, एक कंज्यूमर ही ऐसा नहीं है जो बाजार में सामान खरीदने जाते समय उस ब्रांड की क्वालिटी को चेक करता है, उसको देखता है कि कैसा ब्रांड है, इसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं। एक देश भी दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंधों को अहमियत तभी देता है जब वो उस देश की सामाजिक और बाकी परिस्थितियों को देखता है कि वो अपने अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वहाँ नागरिक समाज के प्रति सत्ता का रुझान किस तरह का होता है। ये शब्द है रघुराम राजन के। क्या आपको लगता है कि रघुराम राजन ने जिस तरफ इशारा किया है, क्या वाकई हमारे देश में वो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस देश के प्रति, इस देश की शासन व्यवस्था और सत्ता में बैठे लोगों के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कंट्रोल से कुछ चीजें ऐसी संचालित हो रही है जिससे अल्पसंख्यकों के मन में कुछ उल्टी सीधी धारणाएं बढ़ती जा रही हैं? देखिए, रघुराम राजन ने एक कंसर्न एक्सप्रेस किया है, उसको जाहिर किया है, और वो एक आधार पर है। आधार वो एटमॉस्फेरिक्स, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं माहौल, उस पर आधारित है। क्योंकि एक धारणा जो है देश की छवि को लेकर अब ये वक्त के साथ बनती चली जा रही है। सच्चाई ये है, रघुराम राजन इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का अध्ययन करता रहा हो या उस पर काम करता रहा हो, बहुत अच्छी तरह से समझता है कि 1991 के बाद बाजार इस देश के खुल गए बाकी देशों के लिए। तो अब आपके आर्थिक निर्णय और राजनीतिक निर्णय ये पूरी दुनिया को लगातार एक्सपोज्ड रहेंगे। आप कोई आइसोलेशन में डिसीजन अकेले में होकर आप नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ी बात है जो सबको समझनी पड़ेगी। दिक्कत ये रही है कि जो बाबू लोग बैठे रहते हैं नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में, जो आंकड़ों के साथ खेल करते हैं कई दफे हमें समझाने के लिए, वो इसको कोशिश करते हैं नजरअंदाज करने की। तो बड़ी कोई मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है जो रघुराम राजन कह रहे हैं। अच्छा है कि वो इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक बार उन्होंने एक बात कही थी, आज यहाँ पर दोहराना बहुत जरूरी है, वो भी इसी पॉइंट का दूसरा पहलू है। कई साल पहले एक कॉन्फ्रेंस थी और मैं भी वहां बोल रहा था, उससे पहले उन्होंने उसको एड्रेस किया था, और तब उन्होंने कहा था भारत के बारे में, और उसको जरा गौर से सुनिएगा, मुझे अच्छे से याद है, उस पर मैंने कुछ कॉलम्स भी लिखे थे कि इंडिया में सिक कंपनीज होती हैं, सिक प्रमोटर्स नहीं होते। यानी कि कंपनियां बीमार हो जाती हैं आर्थिक तौर पर, प्रमोटर्स बीमार नहीं होते। अब हमारे देश के सामने तो पूरी आपको कहानी मालूम ही है कि लोग पैसा ले लेके कैसे भाग गए और उसके बाद क्या हुआ। अब ये फेज 2 का जो जिक्र कर रहे हैं रघुराम राजन, वो इस बात पर बेसिकली वो इशारा कर रहे हैं, मैं इसको ज्यादा साफ तौर पर कह देता हूं, कि आप मार्केट्स को अपने एजेंडा आइसोलेशन से ड्राइव नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि आप समझिए ना कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसके नीचे आप क्या लिखेंगे कि ये इस्तेमाल करेंगे या नहीं इस्तेमाल करेंगे इस टूथपेस्ट को? ऐसा तो संभव ही नहीं है ना। या आप कहीं कपड़ा बनवाने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अब ये क्या देश में ये चर्चा होने लगेगी कि आप यहाँ से कपड़ा खरीदिए और वहां से कपड़ा मत खरीदिए, तो अब दबाव में तो किसी के मुंह से आवाज निकलती नहीं है। लेकिन हकीकत तो ये है ना, सब्जी खरीदने जब आप ठेले पर जाएंगे या सब्जी वाले की दुकान पर जाएंगे तो उससे क्या पूछेंगे? सब्जी का दाम पूछेंगे ना। ये तो नहीं उससे पूछने वाले, चुनाव तो हो नहीं रहा है कि जाति के आधार पर वोट पड़ना है। जैसे चुनाव होता है ना इस देश में, सारी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग वो 4 मिनट में जब वोट डालने जाते हैं बटन दबाने, तब उन सबको अपनी अपनी जातियां याद आती है, अपने अपने इलाके याद आते हैं और उसी के आधार पर बटन दबाते हैं। तो सारांश ये है कि रघुराम राजन इस बात को कह रहे हैं कि अगर आप अपने इस तौर तरीके को बदलेंगे नहीं, बेहतर नहीं बनाएंगे, और अगर ये धारणा और फैलती गई तो आपका ही बाजार नुकसान में आएगा, किसी और का नहीं। एज इन इंडियन इकोनॉमी will get more hurt, will get more penalized than anyone else. नहीं, एक चीज अभिज्ञान प्रकाश जी जो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि क्या वाकई
जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसको उदारीकरण कहते हैं, उदारीकरण की धारणा में ऐसा क्या होता भी है क्या कि आगे चल करके बहुसंख्यकवाद को प्रमोट करना शुरू कर दें? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा देखिए क्या होता है, उदारीकरण मतलब इसको अगर आप आर्थिक पहलू से देखिए, आनंद जी मौजूद है और इस पर एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने दायरे को बढ़ा रहे हैं। जी। सरल मतलब इसका है कि आप अपने दायरे को बढ़ा रहे हैं। तो आप कोई रिजर्वेशंस रखकर, कोई चीजों पर रोक रखकर तो अपने दायरे को नहीं बढ़ा सकते। तो इसका मतलब यही है। तो और कोई नई बात नहीं है उदारीकरण। उदारीकरण ये है कि आप अपने दायरे को बढ़ा रहे हो और जो आर्थिक तरक्की आप चाहते हैं वो सही मायने में इंक्लूसिव हो, सबके लिए समावेशी हो। मैं अंग्रेजी का जो शब्द मैं जी यूज कर रहा था बीच में, आइसोलेशन, यानी कि अलग थलग करके आप नहीं कर सकते। तो यही पॉइंट रघुराम राजन रख रहे हैं कि आपको, क्योंकि हम बहुत बड़ा देश है, क्योंकि हम 1991 के बाद इस रास्ते पर चल चुके हैं जिससे अब हम पीछे नहीं जा सकते, तो इसीलिए आपको जो सामाजिक हकीकत है उसको भी फैक्टर इन करके चलना पड़ेगा। आप आइसोलेशन में रहकर निर्णय नहीं ले सकते। ये मेरे हिसाब से उनके कहने का तात्पर्य मतलब है और मुझे लगता है कि माहौल को देखते हुए काफी सटीक है। लेकिन आइसोलेशन और सरकार का जो एक नारा है जो सत्ता में आने के समय दिया गया था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये क्या कंट्राडिक्टरी नहीं लगता आपको कि एक तरफ सरकार एक इस देश में बहुत बड़े सेक्शन को आइसोलेट करने जैसी धारणा बन रही है, भारत के अंदर ही नहीं वैश्विक स्तर पर बन रही है जिधर रघुराम राजन इशारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार तरह तरह के शब्दों के आडंबर, नए नए वर्ड, नई नई टर्मिनोलॉजी से लोगों को अवगत करा रही है, जिसमें लग रहा है कि वाकई इस देश में सहकारी संघवाद जैसी चीजें जो पहले नहीं थी और अब आ गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों परिस्थितियों को यदि जोड़ करके देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि नारे बड़े गढ़े जा रहे हैं और वास्तविकता में कुछ और हो रहा है जिसका लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इस देश को नुकसान उठाना पड़ेगा? हाँ, ये तो बात सही है, नारे तो गढ़े ही जा रहे हैं। मैं तो तमाम सेमिनार्स और जहां जहां मैं बोलने जाता हूं, जितना वक्त निकल पाता है, तो मैं बहुत स्पष्टता बोलता हूं कि एक बात चूंकि पहले बोल चुका हूँ, सीआईआई जैसे फोरम्स पे बोल चुका हूँ, जो कि उद्योगपतियों का फोरम होता है, कि अंग्रेजी का जो ये शब्द है नैरेटिव, इसे मैं निहायती फटीचर मानता हूँ। ये मेरे हिसाब से झूठ को पैकेज करके बेचने का फॉर्मूला है जो आज के हिंदुस्तान में आया है। बहुत स्पष्ट मैं इस बात पर अपनी राय कई जगह रख चुका हूँ, जो पहली बार आपको नहीं बता रहा हूँ। दूसरा जो आपका पॉइंट है कि देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यू कैन कॉइन फ्रेजेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सब बहुत अच्छे पढ़े लिखे बौद्धिक लोग बैठे हो, यू कैन कॉइन फ्रेजेस। इंपॉर्टेंट क्या है, अहमियत क्या रखता है, हम हमारे संविधान का सारांश, उसकी स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन की क्या कहती है, वो फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है। और फेडरलिज्म का एक पहलू होता है इकोनॉमिक फेडरलिज्म। आप समझ रहे हैं ये? प्रोफेसर साहब भी आप इस पर एक्सपैंड करेंगे। उसका मतलब क्या होता है कि आर्थिक निर्णयों को लेकर आप राज्यों के साथ भी, भले उस राज्य में आपकी मत की सरकार नहीं हो, आपके विचार की सरकार नहीं हो, आप साथ लेकर चले। जीएसटी के समय आप लोगों को सबको याद होगा, यहाँ पर इतने सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, नारा क्या था? वन नेशन वन टैक्स। जी, ठीक है, दैट इज द सक्सेसफुल जीएसटी फॉर्मूला वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। और उससे क्या हासिल हुआ कि इतना बड़ा रेंज नहीं होता प्रतिशत का जीएसटी में, जो आज हिंदुस्तान में सफल देशों में जो जीएसटी में प्रतिशत रहा है वो एक औसत इससे कम रहा है। तो ये वन नेशन वन टैक्स की, अगर आपको याद हो, ये सरकार के विज्ञापन थे। मैं हर बात तथ्यों के आधार पर कहता हूं। तो यही चीजों को लेकर शायद रघुराम राजन ने इन बातों को समझते हुए ये स्टेटमेंट दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी निर्णय जो आर्थिक होता है वही समाज को भी सीधा प्रभावित करता है। और वो निर्णय कौन लेते हैं हमारे लिए? जो सरकार उस समय की चला रहे होते हैं, जो चुने हुए राजनीतिक सिस्टम से नुमाइंदे होते हैं हमारे, वो ये आर्थिक निर्णय लेते हैं, राइट? इसी से पॉलिसी बनती है।
तो इसीलिए ये जरूरी है कि वो निर्णय आइसोलेशन में नहीं लिए जाए, ऐसा नहीं लगे कि वो अकेलेपन में लिए जा रहे हैं और इंक्लूसिव अप्रोच में उसकी कमी नजर आ रही है।